नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में BA 6 सेमेस्टर एजुकेशन का बच्चों पेपर आपका जो 1 है, इसका आज हम यूनिट आपका जो 4 है, चैप्टर आपका जो 4 है बच्चों, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जो भी समस्त आपके लिखित वाले क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले हम उनको कराएंगे, फिर बाद में बच्चों जितने भी MCQ क्वेश्चन बनेंगे वे भी हम साथ में करा देंगे। MCQ वाले अपने MCQ देख लेंगे विद्यार्थी, और लिखित जो भी विश्वविद्यालय में पेपर होगा तो लिखित वाले स्टूडेंट अपने लिखित वाले जो है क्वेश्चनों को देख लेंगे। ये हमारी बच्चों कंप्लीट यूनिट रहेगी, यूनिट हमारी 4। टोटल इसमें 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी यूनिट हैं। बहुत ही शीघ्र हम इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। फिर हम इसके मॉडल पेपर जो हुए हैं उनको भी हम जल्द से जल्द सॉल्व करवा देंगे। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, इसकी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। ये पेपर 1 है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है। आप जाकर के इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासेस देख सकते हैं, मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। इसका जो दूसरा पेपर है उसकी भी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। उसकी भी आप जो है किसी भी आप एक वीडियो देखोगे, जो भी वीडियो हो दूसरे पेपर की, तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है उसी जो है प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है सारी चैप्टर्स क्लासों का। उसी में हमारे मॉडल पेपर भी ऐड है। तो अपना जो भी आपके 2 आपके सब्जेक्ट होंगे, एक आपका कंपलसरी पेपर होगा जो कि को कोर्स के तहत आपका होता है। तो सारी क्लासें हमारे चैनल पर कंप्लीट है ऑलरेडी। आप जाकर के अपनी जो है सारी की सारी क्लासें ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ये बच्चों पेपर आपका 1 है। इसमें आपको पढ़ना है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। अब बच्चों इसका चौथा चैप्टर है क्या, सबसे पहले इसको देख लीजिए। इसका चौथा जो यूनिट है, चौथा जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है कि शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्या हैं। अब शैक्षिक प्रशासन के कार्य में आपको पोस्ट कार्ड आपको पढ़ना है, ये इसके कार्य हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सिद्धांत किसने दिया है, ये सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखित वालों के लिए भी और MCQ वालों के लिए भी। तो चलिएगा यहाँ से सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि शैक्षिक प्रशासन है क्या। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा यहाँ से समझ लेते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ। उसके बाद हम इसके कार्य को हम बताएंगे। तो शैक्षिक प्रशासन क्या है बच्चों? शैक्षिक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक शिक्षा और दूसरा है प्रशासन। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि शिक्षा से संबंधित कार्यों की व्यवस्था करना, उसकी देखभाल करना, इसी को हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा को अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है कि छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, अध्यापकों की सहायता से समूहों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें साधनों की ओर प्रेरित करना ही शिक्षा जो है शैक्षिक जो है प्रशासन है। मतलब जो है, अब ऐसे कह सकते हो कि छात्रों के विकास के लिए और छात्रों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो भी शिक्षा की आवश्यकता होती है, जो भी शिक्षा का प्रबंध होता है, उसको हम जो है अधिक से अधिक जो है विद्यार्थियों को हम सारे चीज़ें जो है पहुँचाएँ। शिक्षा का जो है हम कह सकते हो अच्छी से अच्छी उसको हम शिक्षा दें, जिसके माध्यम से जो विद्यार्थी है, जो बालक है, अपने लक्ष्यों की ओर जो है प्राप्त हो सके, या फिर अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सके, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है, अगली परिभाषा यहाँ से जो कि देते हैं वीस और रफनर महोदय, ये कहते हैं कि शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इनका भी कहने का मतलब वही है कि शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जो शिक्षा के लक्ष्य हैं। अब यहाँ से बच्चों शैक्षिक प्रशासन के जो कार्य हैं पोस्ट कर्व के माध्यम से हम यहाँ से समझेंगे। ये बच्चों शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के 7 मुख्य कार्यों को जो है दर्शाता है। ये बच्चों जो कार्य हैं लोथर गुलुक के द्वारा जो है दिया गया है। यह एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो शिक्षा संस्थानों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो है जानी जाती है। ठीक है, अब इसका बच्चों पोस्ट कर्व के हम फुल फॉर्म की बात करें तो P का मतलब होता है प्लानिंग करना, मतलब कोई भी आप कार्य करोगे तो उसकी प्लानिंग करोगे पहले। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, D से डायरेक्टिंग हो जाएगा, C से हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग, B से बजटिंग। तो इसके फुल फॉर्म को हम विस्तार से बच्चों समझेंगे। ये जो सिद्धांत बच्चों लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है, ये भी बिंदु आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ से इसके हम फुल फॉर्म को विस्तार से यहाँ से समझेंगे। जैसे कि इसमें P का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि कोई आपको कार्य करना है तो पहले आप प्लानिंग करोगे, योजना बनाओगे, मतलब P का मतलब होता है प्लानिंग करना। तो लक्ष्यों को निर्धारित करना,
उन्हें जो प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना। ठीक है, तो ये होता है पी का मतलब प्लानिंग करना। उसके बाद बच्चों है ओ आता है ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन, मतलब जो है संसाधनों जैसे कि मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन उसको व्यवस्थित करना और जिम्मेदारियां जो है तय करना, जैसे कि टाइम टेबल बनाना। ठीक है, कितने दिन में कार्य को करना है, कब कब करना है। उसके बाद बच्चों है एस मतलब होता है स्टाफिंग मतलब कर्मचारी। जाहिर सी बात है, आपने मान लो एक स्कूल आपने खोला तो उसमें भैया पढ़ाने के लिए स्टाफिंग भी तो होनी चाहिए, कर्मचारी भी तो होनी चाहिए। तो योग्य शिक्षकों कर्मचारियों की जो है भर्ती करना, चयन करना, उनको प्रशिक्षण देना, ये भी कार्य आपको करना चाहिए। उसके बाद है डी मतलब डायरेक्टिंग, कर्मचारियों को जो है प्रेरित करना, नेतृत्व करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, ये भी आप दोगे। उसके बाद है सीओ कोऑर्डिनेटिंग मतलब जो समन्वयन मतलब जो विभिन्न गतिविधियों विभागों शिक्षकों के बीच जो है तालमेल बिठाना ताकि सुचारू रूप से काम जो हो सके। उसके बाद बच्चों आर मतलब रिपोर्टिंग मतलब कोई भी कार्य जो हो रहा बच्चों उसकी रिपोर्ट भी तो देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब वरिष्ठ अधिकारियों या हितधारकों की प्रगति, परिणामों या समस्याओं के बारे में जो है उसको सूचित करना। उसके बाद बच्चों आर मतलब ये आर हो गया रिपोर्टिंग। फिर आपका बी आता है बजटिंग, मतलब ये सब कार्य कराने के लिए आपके पास बजट भी तो होना चाहिए, रुपए पैसे भी तो होने चाहिए। तो वित्तीय संसाधनों का नियोजन, लेखांकन, नियंत्रण भी जो है आवश्यक है, मतलब आय व्यय का ब्यौरा भी आपके पास होना चाहिए, बजट भी होना चाहिए। तभी कोई भी चीज़ संसाधन आप जो है लक्ष्यों को कह सकते हो पूर्ति की ओर जो है बढ़ा सकते हो, लक्ष्यों को जो है प्राप्ति की ओर ले जा सकते हो। तो ये थे बच्चों इसके कार्य। अब इससे बनने वाले जो भी बच्चों आपके एमसीक्यू क्वेश्चन उनको भी जल्दी से देख लीजिए। ठीक, यहाँ से बच्चों यूनिट आपका जो 4 है इससे बनने वाले जो भी आपके समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इनको भी जल्दी से देख लीजिए। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि पोस्ट कर्व का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। तो पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन है पोस्ट कर्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो लूथर गुलिक ने किया है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है पोस्ट कर्व सिद्धांत के अनुसार प्रशासन के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, तो 7 जो कि भागों में इसको बांटा गया बच्चों। इसके अक्षरों के जब देखो तो इसमें टोटल आपके 8 आपके अक्षर है, जिसमें से सीओ को 1 माना गया है, कोऑर्डिनेटर जो कि गिना गया है। तो इस प्रकार से इसके 7 कार्य इन्होंने बताए हैं जो कि लूथर गुलिक ने। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है नियोजन का बच्चों अर्थ क्या होता है, आपको बताना तो कहोगे भविष्य की गतिविधियों के लिए नीतियाँ और जो कार्यक्रम बनाना, इसमें का पहला। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि संगठन का क्या अर्थ होता है, आपको ये बताना है। इसका अर्थ होता है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक साधन है उसको जुटाना। उसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि नियुक्ति का क्या अर्थ होता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है कि कार्यों को करने वाले लोगों को नियुक्त करना, इसमें का सी। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है निर्देशन का क्या अर्थ होता है। 7 नंबर की बात करें तो शैक्षिक क्रियाओं से संबंधित सार्थक निर्णय, परामर्श व निर्देश देना। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है समन्वयन का क्या अर्थ होता है। 8 नंबर की हम बात करें तो नियमों, तत्वों, सिद्धांतों में परस्पर संबंध स्थापित करना, इसमें का डी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन की प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, प्रतिवेदन मतलब होता है रिपोर्टिंग करना, मतलब जो कार्यों की प्रगति के बारे में व्यवस्थाओं को सूचित करना, रिपोर्ट करना, इसमें का डी। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन की बजट का क्या अर्थ होता है। बजट का अर्थ होता है कि कार्यों के लिए आवश्यक धन का प्रबंधन करना, लेखा जोखा तैयार करना, इसमें का डी। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नियोजन के कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो लक्ष्यों को प्राप्त करना ये भी इसका उद्देश्य है, कार्यों की क्षमता प्रभावशीलता बढ़ाना ये भी इसका उद्देश्य है, संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना ये भी इसका उद्देश्य है, इसमें का डी। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संगठन के मुख्य कार्य क्या हैं, तो कार्यों को समूह में बांटना ये भी इसका कार्य है, कार्यों के बीच संबंधों को स्थापित करना, स्पष्ट करना, कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने, सभी इसके कार्य होंगे, इसमें का डी। फिर 13 नंबर आपका क्वेश्चन की नियुक्ति के मुख्य कार्य क्या हैं, तो योग्य व्यक्तियों को सही पदों पर नियुक्त करना ये भी इसका कार्य है, कर्मचारियों के विकास प्रशिक्षण की जो कि उसकी व्यवस्था करना, कर्मचारियों के बीच पारदर्शी न्यायपूर्ण भुगतान प्रणाली लागू करना, ये सभी इसमें करेक्ट होंगे, सभी इसके कार्य हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशन के मुख्य कार्य क्या हैं बच्चों, आपको बताना है।
तो निर्देशन के बच्चों जो मुख्य कार्य हैं, कर्मचारियों को कार्य के बारे में निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन करना, ये सभी होगा बच्चों इसमें का डी। फिर 15 नंबर आपको क्वेश्चन है, समन्वयन के मुख्य कार्य क्या हैं? तो मानवीय और भौतिक संसाधनों के बीच समन्वय स्थापित करना, कार्यों के बीच संघर्ष को कम करना, कार्यों की क्षमता प्रभावशीलता बढ़ाना, है सभी इसमें का डी। फिर आपका 16 नंबर आपको क्वेश्चन है, प्रतिवेदन के मुख्य कार्य क्या हैं? आपको ये बताना है। रिपोर्टिंग के कार्य क्या हैं? तो कहोगे कार्यों की प्रगति के बारे में व्यवस्थाओं को सूचित करना, और कार्य में हुई जो त्रुटि है उसको सुधारने के लिए सुझाव देना, कार्यों के लिए आवश्यक जो संसाधन है उसकी मांग करना, इसमें क्या सभी। फिर आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बजट के मुख्य कार्य क्या है? तो कार्यों के लिए आवश्यक धन का प्रबंध करना, ठीक है, और कार्यों के लिए आवश्यक जो संसाधन है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, और लागत का अनुमान लगाना, है सभी। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन में नियुक्ति के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें योग्यता सिद्धांत, आवश्यक सिद्धांत, समान अवसर सिद्धांत, ये सभी का। 18 का इसमें का भी डी है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन में निर्देशन के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? 19 नंबर की बात करें तो लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, ये सभी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 20 नंबर कि नियोजन के लिए किन किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो शैक्षिक संगठनों के लक्ष्य, समस्याएं, वातावरण, सभी पर, इसमें का डी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन के संगठन के लिए कौन कौन से सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए बच्चों कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार उत्तरदायित्व का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, ये सभी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की नियुक्ति के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं? 22 नंबर की हम बात करें तो इसके लिए सभी क्रियाएं जैसे कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और जो है संदर्शन जांच, ये सभी। फिर आपका है कि निर्देशन के लिए कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? तो निर्देशन के लिए लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, व्यवहारवादी, मानव संबंध सिद्धांत, ये सभी। फिर है कि समन्वयन के लिए कौन से साधन प्रयोग किए जा सकते हैं? तो नियम, विनियम, समितियां, संचार, ये सभी। अगला देखिएगा कि प्रतिवेदन के लिए कौन से उपकरण प्रयोग किए जा सकते हैं बच्चों? तो प्रतिवेदन रिपोर्टिंग के लिए बच्चों लिखित रिपोर्टिंग और जो है मौखिक, सांख्यिकीय, सभी रूप में किए जा सकते हैं। बजट के लिए कौन से चरण बच्चों शामिल है बजट में? तो तैयारी, अनुमोदन, कार्यान्वयन, सभी। उसके बाद है कि शैक्षिक प्रशासन में नियोजन, संगठन, निर्देशन के कार्यों को एक साथ नियोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? तो वैज्ञानिक प्रबंधन, मानवीय प्रबंधन, ये सभी इसमें का लगा दीजिएगा। फिर है कि पोस्ट कर्व, इसमें जो है प्लानिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? तो कहोगे प्रबंधन की योजना बनाना, प्लानिंग करना। 28 का पहला है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि ओ का सिद्धांत क्या है बच्चों? ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, जो कि संगठित करना, इसमें का बी। 29 का बी है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन की स्टाफिंग के दौरान क्या किया जाता है? आपको ये बताना है। स्टाफिंग के बच्चों दौरान जो किया जाता है कर्मचारियों का चयन किया जाता है, इसमें का बी है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन की पोस्ट कर्व के अनुसार डायरेक्टिंग का सीधा अर्थ क्या होता है? डायरेक्टिंग मतलब होता है निर्देशन, इसमें का बी। रिपोर्टिंग के द्वारा क्या किया जाता है? आपको ये बताना है। तो कहोगे सभी जानकारी जो है संचित की जाती है। अगला देखिएगा पोस्ट कर्व का में जो है पी का मतलब क्या है बच्चों? पी मतलब होता है प्लानिंग करना, इसमें का सी। फिर आपका कि कर्मचारियों का चयन, प्लेसमेंट किस जो है पोस्ट कर्व कार्य का हिस्सा है? आपको बताना। चयन के यहाँ से बच्चों बात कर रहा है, ठीक है। तो चयन जो बच्चों किया जाता है स्टाफिंग में। फिर आपका है कि पोस्ट कर्व में ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, इसमें का पहला। उसके बाद है कि पोस्ट कर्व के अनुसार मानव संसाधन संबंध किसके अंतर्गत आता है? 36 नंबर की बात करें, ये भी स्टाफिंग के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है कि पोस्ट कर्व मॉडल का विकास करता कौन है बच्चों? तो लूथर गुलिक ने दिया है सिद्धांत। फिर इसमें आर का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग करना। फिर आपका दिया हुआ है कि शिक्षा संस्थानों में अध्ययन सामग्री का चयन किस पोस्ट कर्व कार्यों से संबंधित है? 45 की बात करें तो कहोगे प्लानिंग से।
उसके बाद है कि पोस्ट कर्व मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों? व्यवसायिक प्रबंधन के लिए। इसमें का पहला 46 का पहला है 46 का बच्चों जो है इसमें व्यवसायिक ना होकर के सार्वजनिक हो जाएगा प्रशासन के लिए, इसमें का आप डी लगाओ। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा प्रशासन में जो पोस्ट कर्व है इसमें डी का मतलब क्या होता है बच्चों? डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, निर्देशन। फिर है कि पोस्ट कर्व मॉडल में क्रियात्मक घटक कितने हैं बच्चों? तो इसमें 7 घटक हैं, ठीक है, क्योंकि CO को 1 माना गया है तो टोटल इसमें 8 अक्षर हैं, लेकिन CO को जो कि 1 अक्षर माना गया है कोऑर्डिनेशन के तहत रखा गया इसको, तो टोटल आपके 7 इसमें बचते हैं घटक आपके। फिर आपका है कि शिक्षा प्रबंधन में जो पोस्ट कर्व है इसमें बी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो बजट योजना होता है, बजट तैयार करना। फिर है कि पोस्ट कर्व का उपयोग किस प्रकार के संगठनों में मुख्य रूप से किया जाता है? तो व्यवसायिक संगठन में, शिक्षा संगठन, खेल संगठन, सभी में किया जाता है, इसमें का डी होगा। फिर है कि पोस्ट कर्व शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? आपको बताना है। तो प्रबंधन और जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, इसमें का बी। 75 का बी है। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन की लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के कितने सिद्धांत बताए हैं? देखो बच्चों, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत इन्होंने बच्चों जो है 10 बताए हैं, ठीक है। यदि पूछे कि कितने कार्य बताए हैं, यहाँ से जो है प्रशासन के सिद्धांत पूछ रहा है, कार्य जो है इन्होंने 7 बताए हैं जो कि पोस्ट कर्व है, ठीक है, लेकिन सिद्धांत बच्चों 10 बताए हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि पोस्ट कर्व के अंतर्गत मूल्यांकन को कब और जो है किसने जोड़ा है? तो लूथर गुलिक ने जोड़ा है 1971 में। फिर है कि लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के कितने कार्य बताए? तो 7 कार्य बताए हैं, सिद्धांत आपके 10 बताए हैं। फिर है कि शैक्षिक प्रशासन के मूल कार्य कौन कौन से बच्चों? तो योजना बनाना, नियंत्रित करना, मूल्यांकन करना, ये सभी हैं। 85 नंबर क्वेश्चन की शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया कैसी है? आपको ये बताना है। ये जो प्रक्रिया है मानवीय प्रक्रिया है और जो है समान्वित प्रक्रिया भी है, उपयोगिता पर आधारित भी, इसमें का डी। फिर है कि जन प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान लूथर जो गुलिक हैं ये कहाँ के निवासी थे बच्चों? तो अमेरिका के। उसके बाद है कि शैक्षिक प्रशासन में पोस्ट कर्व कार्य के अंतर्गत मूल्यांकन कार्य को किस विद्वान ने सम्मिलित किया है? तो लूथर गुलिक ने ही पोस्ट जो कि कर्व की अवधारणा दिया है। उसके बाद बच्चों इसमें से कौन सी अवधारणा गलत है इसके बारे में? तो पोस्ट कर्व जो कि गुलिक ने दिया है बिल्कुल सही है। इसमें प्रबंधन के कार्य सम्मिलित है, बिल्कुल है सही है भी। या प्रशासनिक सिद्धांतों के व्यक्ति है भी सही है। इनमें विद्यार्थी कुलपति के कोई भी जो है संबंध नहीं होता भैया, होता है, ये गलत है, केवल सभी सही है। फिर है कि किस युग में पोस्ट कर्व प्रशासनिक पद लिया गया है बच्चों? तो प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में वाला युग में, इसमें का पहला प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप वाला जो युग था उसमें लिया गया। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। इसमें का पहला लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई बच्चों? तो एडमिनिस्टर शब्द से हुई, इसमें का सी है, जिसका अर्थ होता है कि सेवा करना लोगों की। फिर देखिएगा कि वुड्रो विल्सन की जो किताब है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बच्चों कब इसका प्रकाशन हुआ था? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 1887 में, इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन जो भी समस्त आपके इसमें MCQ थे, मैंने आपके करा दिए हैं। हमारा चौथा चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो गया है बच्चों। बहुत ही शीघ्र इसका 5वां चैप्टर आएगा। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और बहुत ही शीघ्र इसके हम पूरे के पूरे चैप्टर क्लासें करा देंगे, मॉडल पेपर भी सोल्व करवा देंगे एग्जाम से पहले। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर किसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासेस देख सकते हैं, मॉडल पेपर भी जो है आप देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।